और काफी अच्छी जानकारी रखते हैं। जिस तरीके से अभी हमास और इजराइल के दरमियान जंगबंदी जारी है, सैयद जवाद किस तरह देख रहे हैं, दुनिया किस तरफ जा रही है, क्या लगता है वर्ल्ड वार शुरू होने वाला है? देखिए, अभी जो बाइडेन साहब का जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया है उससे तो बिल्कुल साफ जाहिर होता है कि दुनिया जो है तीसरी जंग अजीम की तरफ जो है वो जा रही है और अगला निशाना जो है उनका ईरान ही है। मैं बार बार कहता चला आया हूँ कि ईरान के ऊपर जो है वो हमलावर होंगे, हमास का सहारा लेकर के, हमास को जो है आगे करके। पहले जो है इजराइल वो पूरा फलस्तीन को कब्जा करेगा और जितना यूरोप है, चाहे उसमें फ्रांस हो गया, चाहे उसमें ब्रिटेन हो गया, चाहे अमेरिका हो गया, उनका रुख बिल्कुल साफ है कि अब वो जो है ईरान के ऊपर हमलावर होंगे। देखिए, जितनी अरब ममालिक कंट्रीज थी जिनके पास ऑयल रिजर्व थे उनको अमेरिका ने बर्बाद करा है। पहला जिस वक्त सद्दाम हुसैन की हुकूमत को गिरा करके उसके बाद इराक को बर्बाद करा, उसी तरीके से अब निशाना जो है वो ईरान का है। शाम को बर्बाद करा, सीरिया को बर्बाद करा, तमाम। लेकिन अब यहां से जो मामला स्टार्ट होने जा रहा है वो बिल्कुल डिफरेंट है। लेकिन सैयद जवाद, ईरान की बात करा आपने, ईरान तो खुद कूद गया है इस जंग में। ईरान को किसी ने दावत तो थोड़ी ना दी है। नहीं, ईरान देखिए कभी खुद नहीं कूदा और इराक के ऊपर भी इन्होंने यही तोहमतें लगाई थी कि उनके पास जो है केमिकल वेपन्स हैं, चीजें हैं, और पूरा हमला करने के बाद इराक बर्बाद कर दिया। और इराक की बर्बादी के अंदर 15 लाख से ज्यादा निर्दोष लोग मारे गए, जिसमें औरतें थी, बच्चे थे, बुजुर्ग थे और इंसानी हुकूक के सारी हदें पार कर दी थी इस अमेरिका ने। नंबर एक बात। दूसरी बात आपसे कहता हूं, देखिए ये वेस्ट का पूरा एक प्रोपेगेंडा रहा है। ईरान जो था अपनी अंदर जितने ईरान के ऊपर प्रतिबंध इन्होंने लगाए, ईरान को जितना डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करी, वो नहीं हुआ। तो अगला निशाना उनका ईरान की तरफ था। तो ईरान के अंदर जो है ये वॉर छेड़ेंगे। लेकिन ईरान के अंदर एक खास बात रही कि ईरान को प्रॉक्सीज लड़ने का बहुत अच्छा तजुर्बा हासिल है और ईरान को ये जितना हल्के में लेने की कोशिश कर रहे हैं वो ईरान इतना हल्का है नहीं, क्योंकि उधर से हिजबुल्लाह ने अभी पूरा रिटेलिएशन दिया है और अमेरिका के अभी आपको पता होगा एंटनी ब्लिंकन तमाम जगह घूमे, वो आईसीस के जो बड़े बड़े ममालिक हैं वहां पर भी घूमे। जो इस बार चीन और रूस इनको समझ चुका था, जिस तरीके से इन्होंने जंग छेड़ी थी रूस के अंदर, चीन और रूस मिल करके समझ गए थे। इसीलिए उन्होंने ईरान और ओआईसी के अंदर जितने ममालिक मुल्क थे उनको एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे लाने की कोशिश करी और कई हद तक कामयाब हुए। जिस तरीके का सऊदी अरब और ईरान के अंदर एक बेहतरीन ताल्लुकाती रिश्ते बने, उसको देख करके अब पूरा वेस्ट और खास तौर से अमेरिका इस चीज को समझ गया था कि अब हमारे लिए सरवाइव करना मिडिल ईस्ट के अंदर बहुत मुश्किल होगा। इसीलिए उन्होंने ईरान के अंदर जंग छेड़ने के लिए हमास का सहारा लेकर के गाजा को बर्बाद करा और गाजा की बर्बादी के साथ साथ ये ईरान की तरफ रुख करेंगे। और अभी आपको पता होगा कि रिसेंटली 1-2 दिन पहले जॉर्डन के प्रिंस और सीसी साहब इजिप्ट के, दोनों की मुलाकात हुई। अगर ये गाजा से बाहर निकलती है तो पूरे खित्ते के अंदर खास तौर से अरब ममालिक के अंदर बदतरीन तबाही जो है वो आएगी। लेकिन आप ईरान को जिस तरह बड़ा बता रहे हैं, जितना बड़ा आप बता रहे हैं, ईरान तो पहले से इंटरफेयर कर रहा है, उसके बावजूद इसराइल जो है डर नहीं रहा है। क्या वजह है ये बताइए। अब तो 57 मुस्लिम ममालिक भी एक हो गए, उसके बावजूद भी इजराइल कदम पीछे लेने को तैयार नहीं है। देखिए, इजराइल के अंदर जो इस वक्त बेंजामिन नेतन्याहू सरकार है वो बहुत ज्यादा घबराई हुई है। उसका रीजन बता, उनके खिलाफ काफी वक्त से आप न कह रहे घबराई हुई है, नहीं, सुनिए, मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है उस इजराइल की तरफ से। देखिए, अभी आपको बता दूं, शायद आपको इल्म ना हो या लोग समझते ना हो, बेंजामिन नेतन्याहू सरकार के खिलाफ इजराइल के अंदर ही पिछले 3 महीने से जबरदस्त प्रदर्शन चल रहा है। लोग सड़कों पर उनकी सरकार के खिलाफ उतरे हुए थे। और इजिप्ट का ये कहना, बार बार मैं इस चीज को रिपीट करता हूं, इजिप्ट ने इनपुट दिया था कि आपके ऊपर कुछ हमला हो सकता है। 10 दिन की इंफॉर्मेशन पहले उनके पास थी, हमला होने दिया गया। और बार बार नेता, बड़े बड़े जो देशों के अध्यक्ष होते हैं, वो अपनी सत्ता बचाने के लिए इस तरीके की हरकतें करते हैं। वॉर को, वो है नहीं राहत इंदौरी साहब का
सरहदों पे बहुत तनाव है क्या, पता करो कहीं चुनाव है क्या। तो देखिए, और अमेरिका के साथ भी ये स्थिति बनी हुई है। अगले साल जो है इलेक्शन है, शदीद नाराजगी है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ अमेरिका के अंदर, और उनकी वापसी होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने जंगें दोबारा स्टार्ट करवाई, रूस यूक्रेन की जंग में रूस भी यही कहते कहते थक गया कि मेरे ऊपर जंग जो है वो मुसल्लत करी जा रही है, लेकिन रूस के अंदर इनको करारी शिकस्त हासिल हुई, क्योंकि पीछे से जो बैक थी वो चाइना की थी। चाइना को डिस्टर्ब करने के लिए आपको पता होगा किस तरीके से वो लग गए थे कि भाई कहां कहां जो है उनको डिस्टर्ब करे जाए। चाइना भी यही करने की कोशिश कर रहा था, वहां पर भी कामयाब। तो अब मिडिल ईस्ट के अंदर इनको ये सोचते हैं कि पूरा डिस्टर्ब करके हम जो है पूरे ऑयल रिजर्व के ऊपर अपनी हुकूमत, अपना सिक्का जमा सकते हैं। तो नंबर एक तो ये है। दूसरी चीज ये है, जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बार बार बात करी जा रही है, जो ये लेकर के आ रहे हैं, उसमें जो सूदी निजाम है उसको ये और इंक्रीज करके ले जाएंगे। क्योंकि अगर थोड़ा सा आप पीछे आपको ले जाऊं, जिस वक्त इराक के ऊपर जंग हुई, मुसल्लत हुई, तो उस वक्त के ऑयल प्राइसेस को काउंट करिएगा और आज के वक्त काउंट करिएगा कि कहां पहुंच गया आकर के। लेकिन मेरा सवाल ये है, सही जवाब, जिस तरह के कट्टर दुश्मन माने जाते हैं सऊदी अरबिया, ईरान, उन दोनों की दोस्ती हो गई, और तो और 57 मुस्लिम कंट्री एक हो गए। क्या करने जा रहे हैं ये लोग? आप राजनीतिक विश्लेषक है, बताएं जरा। नहीं, देखिए क्या होने जा रहा है, मुझे लग रहा है कि तमाम एक एक करके जो है पूरे मुस्लिम मुमालिक जो हैं वो कूदेंगे एक एक करके, और ये वॉर बहुत लंबी चलने वाली है। 1-2 दिन के अंदर, 10 दिन, 15 दिन के अंदर नहीं हो सका, ये 5 साल 6 साल तक जंग चलती ही रहे मिडिल ईस्ट के अंदर। क्योंकि अगर गाजा के बाहर ये जंग लड़ी गई तो उसमें फिर इजिप्ट भी इन्वॉल्व होगा, जॉर्डन भी इन्वॉल्व होगा, शाम भी इन्वॉल्व होगा, लीबिया भी इन्वॉल्वमेंट सबका होने जा रहा है, कोई बच नहीं पाएगा इस वॉर से। और जो बाइडेन जो है वो इस चीज को बखूबी अब खुल करके क्या इनडायरेक्ट वे में कहने लगे हैं कि भाई, क्योंकि अगर आपको ये नहीं करना था तो आपने अपने जंगी बेड़े किस लिए वहां पर भेजे? आपने अभी जो उनको पूरी हथियार, तमाम गाड़ियां, चीजें दे रखी हैं, तो वो किस लिए आपने दे रखी हैं? आपको ये पता है ये जंग जो है अमेरिका कभी अपने इलाकों में नहीं लड़ता है, वो अब ईरान की तरफ मुसल्लत होगा। और इन लोग का ये अभी का जो प्लान वो ये है कि हम जो है वेस्ट बैंक के अंदर भी झड़पें चालू हो गई हैं। अब हमास की, और सबसे ज्यादा मीडिया के अंदर ये आ रहा है कि कवरेज जो है वो गाजा की करी जा रही, हमास का ना, लेकिन वेस्ट बैंक के अंदर भी झड़पें चालू हो गई, वहां पर भी शदीद जो है लोगों की जान गई है। उसके बारे में रिपोर्टिंग नहीं आ रही, मैं बार बार कह रहा हूं। साथ ही साथ ये मस्जिद अक्सा के ऊपर टारगेट करेंगे, इनकी प्लानिंग बहुत खतरनाक है, मस्जिद अक्सा को शहीद करने की है। और तीसरी सबसे बड़ी चीज, इस वक्त अब कोई अगर ये कहे कि कोई भी मुल्क न्यूट्रल स्थिति में रहेगा तो नहीं हो सकता, बहुत मुश्किल लग रहा है। रीजन क्या है कि अमेरिका इसके बाद मांगेगा कि भाई साहब मुझको जो है अपने अड्डे दो, या एयरबेस मांगेगा, या अपने जो है जंग के अंदर जो उनको सामान रखने के लिए मिलिट्री बेसिस मांगेगा। और जो देंगे वो तो साथ में खड़े होंगे, और जो नहीं देंगे वो खिलाफ में खड़े होंगे। क्योंकि अगर इन्होंने दिए और ईरान की तरफ वो जंग हुई तो वो ईरान जंग छेड़ेगा, नहीं देंगे तो अमेरिका और पूरा यूरोप उस मुल्क के खिलाफ जो है वो प्रतिबंध लगाएगा। तो इस वक्त दुनिया जो है दो हिस्सों की तरफ तकसीम होती जो है वो साफ दिखाई दे रही। और आने वाले वक्त में देखिएगा रूस और चाइना डायरेक्टली अब इन्वॉल्व होंगे। रूस भी हथियार देगा और चाइना भी हथियार देगा यूरोप से लड़ने के लिए, क्योंकि यूरोप के अंदर आप देखेंगे जिस वक्त पुतिन को मारने के लिए, पुतिन को कत्ल करने के लिए तमाम साजिशें करी गई और नाकामयाब हुई। पुतिन को भी ये जालिम कह रहे थे, कातिल कह रहे थे, बच्चों को मार रहा है, चीजें मार रहा है। लेकिन अब इजराइल ने जितने बच्चे मारे हैं उतना तो रूस यूक्रेन जंग के अंदर भी नहीं मरे। अब आप सोचिए कि 53,000 से जायद, आज का अपडेट जो था वो 53,000 से जायद फलस्तीन के अंदर जो औरतें हैं वो प्रेग्नेंट हैं। क्या करा जाएगा उसके लिए? जितने बच्चे अभी तक मारे गए, इतनी किसी जंग के अंदर मासूम बच्चों का कत्ल नहीं हुआ। 6 साल, 8 साल, 10 साल, 11 साल, 12 साल, 13 साल के बच्चों को जो है वो शहीद करा जा रहा है, बम बरसाए जा रहे हैं। आप बताइए इनोसेंट किलिंग है या नहीं है?
ये वॉर के खिलाफ जाकर के चीजें हैं या नहीं है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। क्यों? अब इजराइल के जो बेंजामिन नेतन्याहू हैं वो बिल्कुल हिटलर से भी बदतर खराब घटिया आदमी है, क्योंकि वो वॉर के रूल्स के रेगुलेशन की धज्जियां उड़ा के फेंक दी। वो अमेरिका तक को धमकाने से नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उनकी एक कट्टरवादी मानसिकता है, धार्मिक कट्टरवाद उनका आधार रहा है, उनके मुल्क का रहा है, इसीलिए वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। उनका जो सपना है ग्रेटर इजराइल बनाने का, वो उसके ऊपर बड़े अग्रेसिव तौर से हैं। लोगों की जान जाती है तो जाए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उनको पता है कि उनके पास वेस्ट की मीडिया है, बड़े बड़े अमेरिका के अंदर जो उद्योगपति हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के जो मालिक हैं, करोड़पति हैं, खरबपति हैं, बड़े बड़े बैंकों के जो मालिक हैं, वो सारे मैक्सिमम यहूदी हैं। वो इसीलिए अमेरिका को धमकाते हैं। जितनी बड़ी कंपनीज हो गई, चाहे फेसबुक उठा लें, चाहे यूट्यूब उठा लें, चाहे माइक्रोसॉफ्ट उठा लें, कोई भी उठाएं, उसके देखिए उनके मालिक मैक्सिमम जो है वो यहूदी लोग, इसीलिए वो वॉर से पीछे हटने को तैयार नहीं हो रहे हैं। लेकिन किस तरह देख रहे हैं भारतीय मीडिया का जो रवैया, जिस तरह एक तरफ मोदी जी जो है फलस्तीनी अवाम के लिए जो है इमदाद कर रहे हैं, वहां पर खाने पीने का सामान मुहैया करवा रहे हैं, और एक तरफ मीडिया जो प्रोपेगेंडा चला रही है, नफरत का जो बाजार गर्म है, इसे किस तरह देख रहे हैं आप? नहीं, देखिए मोदी जी के ट्वीट के बाद जो है वो उनका नफरती एजेंडा जो है उनकी खुद नहीं समझ में आ रहा कि फॉरेन पॉलिसी में किस तरफ क्या डिसीजन लिए जाए। अभी सबसे पहले जो है सपोर्ट करा गया कि इजराइल को। नफरती एजेंडा का क्या मतलब है? हाँ, आप लोग भी कम नफरत नहीं फैलाते, नफरती एजेंडा का क्या मतलब है? देखिए, जो वेस्ट के मीडिया के प्रोपेगेंडे के अंदर भारतीय मीडिया कई जगह पे ट्रैप्ड हो जाता है। उसका रीजन यह है, बहुत सी वेस्ट कंपनियों का पैसा लगा हुआ है भारत के अंदर भी, और उनको बड़ी बड़ी कंपनियों के एडवर्टीजमेंट चीजें सब जगह से मिलती हैं, जॉब क्रिएशन की चीजें मिलती हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है कहीं ना कहीं आकर के वो उस तरीके से चीजें चलाने की कोशिश करते हैं। दूसरी चीज आपसे मदद कर रहे हैं फलस्तीनियों की, नहीं अच्छा नहीं, आप लोगों को तारीफ करना नहीं आता, तारीफ कीजिए। नहीं, प्रधानमंत्री हमारे देश के प्रधानमंत्री, तारीफ कीजिए, तारीफ करना सीखे। नहीं, मैं बिल्कुल करता हूं। ये तो मैं फ्रॉम दी डे वन कह रहा हूं कि प्राइम मिनिस्टर साहब को इतनी जल्दबाजी पहली बार में नहीं करना चाहिए थी, सिचुएशन को पहले समझना चाहिए था। अब जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट करा है वो अच्छा ट्वीट है, फलस्तीन के समर्थन में है, और थोड़ा सा ये जो रेडिकलाइज लोग हैं, खास तौर से भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी को सपोर्ट करने वाले, उनके मुंह पर भी एक कड़ा जो है वो प्रधानमंत्री जी ने मारा है, जिसको हम लोग भक्त मंडली टोली भी कहते हैं। उनकी समझ में नहीं आ रहा वो कैसे रिएक्ट करें, क्योंकि इस जंग के अंदर अगर ये एक्सक्लेट कर रही है तो इसमें भारत को अपने हित देखना चाहिए। भारत की नजदीकियां सबसे ज्यादा अगर रही हैं तो वो मिडिल ईस्ट से रही हैं। अवार्ड जो मिले हैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, वो मिडिल ईस्ट की बहुत बड़ी बड़ी जो है देशों ने उनको दिए हैं, उनके अध्यक्षों ने दिए हैं, तो इस चीज का तो रिगार्ड वो करेंगे। अच्छा, ये बताइए क्या करने जा रहा है सऊदी अरबिया, ये बताइए। देखिए, सऊदी अरब का रुख जो है मोहम्मद बिन सलमान का इस वक्त मुझे लगता है कि कड़ा होगा, और OIC के अंदर जो बात चल रही है वो इजराइल के ऊपर सख्त प्रतिबंध लगेंगे। डायरेक्टली जंग के अंदर जाने की हिम्मत कोई नहीं जुटा पा रहा। मैं फिर कह रहा हूं, 52 लाख से ज्यादा अफवाज जो है वो मुस्लिम कंट्रीज के पास है, लेकिन उनके अपने जाती मफाद, जाती चीजें, वो खाली मजम्मत तो कर सकेंगे और उनको जो है पैसे की बुनियाद पे उनको सपोर्ट तो कर सकेंगे, लेकिन वो ये देख रहे हैं कि उनका मफाद है या नहीं है, तो वो डायरेक्टली जंग के अंदर कूदेंगे तो नहीं, लेकिन प्रॉक्सीज के थ्रू या चीजों के थ्रू जो है वो सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे, उनकी स्ट्रेटजी। लेकिन इस जंग की जद में सभी लोग आने वाले हैं, बचने कोई नहीं वाला, जो कैलकुलेशन अपनी कर रहे हैं, क्योंकि वॉर के अंदर कहां जाके उसका एंड होता है। स्टार्टिंग पॉइंट में बार बार कहता हूं कि बहुत अच्छा होता है कि जंग स्टार्ट हो, लेकिन वो खत्म कहां पर होगी, कैसे बुझेगी, वो कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। जवाब आपको अंदाजा भी है, अगर जंग शुरू हो गया, अगर वर्ल्ड वार शुरू हो गया, तो आधी दुनिया का इकोनॉमी खत्म हो सकता है। नहीं, देखिए उनको परवाह ही नहीं है, और जंगें आज से नहीं हो रही हैं, जब से दुनिया बनी है तब से जंगें हो रही हैं, और इसका खात्मा भी जो है वो जंगों से ही होगा। स्टार्टिंग भी होती है, और जंगें जो है हर जगह होती ही रहती हैं। कहाँ नहीं होती, किस मुल्क में नहीं होती? अभी अजरबैजान और आर्मेनिया की हो रही थी, नहीं हो रही थी? बताइए। भारत पाक की हुई या नहीं हुई? भारत चीन की हुई, नहीं हुई?
तमाम जगह पे है। रूस यूक्रेन का तो एग्जाम्पल हमारे सामने है। क्या हमने नहीं देखा इराक के अंदर क्या करा सद्दाम के साथ, क्या करा कद्दाफी के साथ, क्या नहीं देखा अफगानिस्तान के अंदर देखा हम लोग ने नहीं देखा। तमाम जंगें होती रहती हैं, जंगें होंगी और जो जंगों से जंगें होती है हर जगह, लेकिन फिलिस्तीन मामले में सारी दुनिया के लोग, सारी दुनिया के हुक्मरान क्यों दिलचस्पी दिखा रही है, ये बताइए। देखिए, दिलचस्पी की बात नहीं है। एक तरफ जो है वो हक की आवाज उठ रही है और एक तरफ जालिम है। जालिम सब जानते हैं कौन है। जालिम है इस वक्त इजराइल, जो जुल्म कर रहा है, जो तशद्दुद कर रहा है, बच्चों को मार रहा, औरतों को मार रहा, बुजुर्गों को मारना, हॉस्पिटल के ऊपर हमला करना, स्कूलों के ऊपर हमला करना, यूनिवर्सिटी बच्चे इजराइल में भी मारे गए हैं, औरतें इजराइल में भी मारी गई है। नहीं, वो उसका जो है कोई भी समर्थन नहीं करता। जान किसी की भी जाए, इंसान मरते हैं, इंसानियत मरती है, उसका कोई भी समर्थन नहीं कर सकता। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं, इस चीज को स्टार्ट करने वाला यूरोप, अमेरिका और इजराइल है। 1948 से लेकर के आज तक फलस्तीन के अंदर कितने बच्चे मारे गए, कितनी औरतें मारी गई, कितने बुजुर्ग मारे गए, कोई बोलने को तैयार नहीं। जो यूएन के अंदर बैठ करके लोग ढकोसले करते हैं, जो यूएन के अंदर बैठ करके बड़ी बड़ी इंसानियत की बातें होती हैं, आज उनको शर्म से डूब मरना चाहिए, डूब मरना चाहिए उनको। क्यों? इंसानियत को जिंदा रखने के लिए आपको हक की आवाज बुलंद करना पड़ेगी, आपको इंसाफ की बात करना पड़ेगी, तभी जो है वो पीस की बात हो सकती है, शांति की बात हो सकती है, अमन अमान की बात हो। अगर नहीं होगी तो ये जंग जारी रहेगी और इसके नतायज बेइंतहा खतरनाक होंगे और पूरी दुनिया को भुगतने पड़ेंगे। टॉक टू टेबल का आसार आपको दिखाई दे रहा? नहीं, अब वो चीज खत्म हो चुकी है, अब वो चीज खत्म हो चुकी है। अभी वो उस स्थिति के अंदर चीजें नहीं है कि टेबल टॉक हो चुके हैं। बहुत करने की कोशिश करी गई थी और करीब 2 साल से इनके मंसूबे बन रहे थे। अगर कोविड ना आता तो उससे पहले ये वॉर जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। चलिए, बहुत शुक्रिया। मेरे साथ सैयद जवाद जो राजनीतिक विश्लेषक है, काफी मुखर होकर अपनी बात को रखते हैं और टीवी डिबेट में भी जाते हैं, अक्सर आपने इनको देखा होगा। आइए फिर इनसे किसी भी मुद्दे पे बातचीत करते हैं। अभी के लिए इतना ही। भारत न्यूज़ 91